आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा ये लेक्चर है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज की जो हमारी यूनिट है जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है काइनेटिक थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम लोग इसका केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि काइनेटिक थ्योरी क्या है, ये कहाँ से आई, क्या 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 इसके बारे में हमने पढ़ना है और इससे जुड़े हुए कुछ नियम और कुछ साइंटिस्ट उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बाद जो आगे लेक्चर आएगा उसमें हम इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि मुझे इतने साल पढ़ाते हुए हो गया है और मैं देखता हूँ कि 11th क्लास के बच्चे जब स्टार्टिंग में आते हैं तो 11th के अंदर जो मेजरमेंट की यूनिट्स हैं हमारी, उसके बाद मोशन की यूनिट्स हैं, उनको बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ रखी हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग एक नए चैप्टर की ओर आते हैं, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फ्लूइड्स और फिर ये यूनिट्स, तो उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, अलग से लगता है कि उन्होंने ये चीज़ें पढ़ नहीं रखी। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें 10th क्लास तक पढ़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ का लेवल थोड़ा सा अलग था। अभी आप लोगों को अपना लेवल थोड़ा इम्प्रूव करना है, तो इसीलिए अब जो आप लोग साइंस पढ़ रहे हो वो थोड़ी से हाई लेवल की, 12th में जाओगे लेवल और हाई हो जाएगा, BSc BTech में जाओगे और लेवल हाई हो जाएगा। तो आपको अपनी एज के साथ अपना लेवल भी इंक्रीज करना है। तो मुझे पता है कि बच्चों को जब ये वाली यूनिट मैं कई बार क्लास में भी करवाता हूँ, देखता हूँ कि उनका थोड़ा सा चेहरा उतरा हुआ होता है। उसका कारण क्या है कि उनको ये चीज़ थोड़ी सी कम समझ में आती है, लेकिन हम लोग इसको इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आप लोगों को ये चीज़ एक एक करके इतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि आगे आने वाले टाइम में भी आप कहोगे कि कुछ नहीं है ये यूनिट तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को आप धीरे धीरे करके और ना समझ में आए तो रिवाइज करें और फिर इसको देखें। आपको सारे टॉपिक इसके बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारी 11th की जो फिजिक्स है उसके लिए उसकी जो एक यूनिट है काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक थ्योरी, देखो ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुन रखा है, काइनेटिक। जब आप लोगों ने मोशन वाली यूनिट पढ़ी थी उसके अंदर आप लोगों ने ये वर्ड सुना था काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मोशन और थ्योरी मतलब जो हम लोग थ्योरी देते हैं मोशन की थ्योरी। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये वाला जो चैप्टर है ना काइनेटिक थ्योरी, ये मोशन से रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग वही सारी चीज़ वेलोसिटी ये चीज़ पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी जो है वो हमारे पास जो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो कैसे मूव करते हैं इनके बारे में है, जो आपको थोड़ा सा आगे सही तरीके से पता लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो यूनिट है ना, ये आप एक तरीके से कह सकते हो कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जब आप इस यूनिट को पढ़ोगे ना तो कभी कभी तो फील करोगे कि आप लोग केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड करने लग रहे हो, लेकिन ये चीज़ें हम लोग फिजिक्स में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम अपना जो चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस फॉर क्लास 11। तो सबसे पहले हम काइनेटिक थ्योरी को करने से पहले एक चीज शुरू कर रहे हैं, एटम। जैसे मैंने ये वर्ड बोला आप लोगों के दिमाग में वही बात आ गई कि एटम तो केमिस्ट्री में है, एटम केमिस्ट्री में भी है और एटम फिजिक्स में भी। क्योंकि एटम जो है, एटम हम ये कह सकते हैं कि आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी सबसे छोटी इकाई है एटम। ये बात किसने कही थी? मैंने नहीं कही, ये बात किसने कही है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश केमिस्ट थे। क्या थे ये? इंग्लिश केमिस्ट। उन्होंने 1803 के अंदर, 1803 के अंदर एक बात बताई। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं
जितने भी मटेरियल्स हैं, चाहे मेटल है, नॉन मेटल है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, जितनी भी चीजें हैं, ऑल आर मेड अप ऑफ एटम। यानी हर वस्तु की छोटी से छोटी इकाई क्या है? एटम है। अब ये एटम है, ये सबसे छोटी इकाई है। अब देखो उसके बाद जैसे टाइम निकलता गया और थ्योरीज आई, जैसे उसके बाद पता लगा कि एटम तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, तो इसका मतलब तो एटम से भी छोटे कौन होंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होंगे। उसके बाद फिर और आगे थ्योरीज आई, आज के दिन हमें पता लगा कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो क्वार्क्स के बने हुए, तो इसका मतलब और भी सबसे छोटी इकाई क्वार्क होगी। तो मतलब ये थ्योरी तो देखो चलती रहती है, लेकिन भाई हर चीज एटम की बनी है और एटम सबसे छोटी इकाई है, इसका पता हमें 1803 के अंदर पता लगा जॉन डाल्टन के द्वारा। उन्होंने इसके ऊपर एक थ्योरी दी जो बहुत ही प्रसिद्ध थ्योरी है, जिसको बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया है? एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी every body is made up of atom and atom is the smallest part of its। क्लियर? मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को कि भाई प्यारे बच्चों, वीडियो जो बढ़ा रहा हूँ आपके लिए ये इसीलिए कि भाई आप लोगों को ये चीज़ देसी भाषा में बिल्कुल सिंपल तो वैसे ये समझ में आए, तो इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और साथ साथ में आप एक पेन और कॉपी साथ रखें, ताकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उनकी डेफिनेशंस आप साथ साथ में नोट करके और एक अलग से नोटबुक बना करके उसमें आप अपने नोट्स बनाएं, ताकि जब कभी भी कोई एग्जाम हो, अच्छी बात है अगर आपको उस टाइम पर वीडियो अवेलेबल है तो आप, क्योंकि यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी तो आप वहाँ से भी देख लें, लेकिन आप साथ साथ में नोट्स भी बनाएं, ताकि किसी भी टाइम पर जब आपको कोई भी लेक्चर करना है, कोई भी प्रिपरेशन करनी है, फटाक जैसे वो अपने नोट्स निकाल लो। ये नोट्स आपके आगे तक काम आने हैं। आगे चाहे आप नीट की तैयारी करो, आगे आप चाहे आईआईटी की तैयारी करो, चाहे किसी और एग्जाम की तैयारी करो जो आपका साइंस से रिलेटेड है, उन सब में ये नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें। तो मैं क्या बता रहा था आपको? एटॉमिक थ्योरी। तो देखो एटॉमिक थ्योरी जो है वो जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई। उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ ए एटम एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इट। ये किसमें कही उसने? एटॉमिक। उसके बाद ये बात सारे साइंटिस्ट ने मान ली, लेकिन फिर इसके बाद आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और आप 12th में भी पढ़ोगे कि भाई जब ये बात जॉन डाल्टन ने कही, उसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका पीछा करना शुरू कर दिया कि भाई इसका साइज बताओ, क्या साइज है, कैसे साइज है, इसका आकार क्या है, दिखने में कैसा है। उसके बाद तो बहुत सारी थ्योरीज जो है वो शुरू, क्योंकि एक चीज़ की जब खोज हो जाती है ना, उसके ऊपर फिर बहुत सारी खोजें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने तो ये एटॉमिक थ्योरी दे दी। उसके साथ ही उसने एक थ्योरी और दी जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये तो एटॉमिक थ्योरी है, उसके बाद है मॉलिक्यूलर थ्योरी। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई जब एटम होते हैं, एटम तो किसी एक आइसोलेटेड एलिमेंट का होता है एक एटम, जब इन एटम्स को इकट्ठा किया जाता है तो उसका मॉलिक्यूल बन जाता है और वो मॉलिक्यूल मिल करके एक एलिमेंट बनाते हैं, यानी कोई मटेरियल बनाते हैं। जैसे ये चौक, ये चौक जो है चौक जो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? एटम। ये इसके एटम मिल करके क्या बने? मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स मिल बढ़ के और चौक बन गया भाई। तो इसका मतलब है एटम्स इकट्ठे होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं और मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? वो मटेरियल बनाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा वाटर, वाटर जो है, वाटर का एक मॉलिक्यूल होता है H2O। H2O क्या चीज है? वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल किन एटम का बना हुआ है? ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम लिए, उनको मिलाया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया और वाटर मॉलिक्यूल से वाटर बन गया। अब जैसे हमारे आसपास जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है? O2 ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल है। एटम तो इसका ऑक्सीजन है, लेकिन O2 क्या है? मॉलिक्यूल, और इस मॉलिक्यूल से ये एयर बन गई भाई। क्लियर? तो इस तरह से ये जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जॉन डाल्टन ने हमें बताई, एक एटॉमिक थ्योरी और एक मॉलिक्यूलर थ्योरी।
उसके बाद तो बहुत सारी थ्योरीज आई। अब आप सोचोगे हमने बात तो काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर कर रहे थे, हम पहुंच गए केमिस्ट्री में। तो देखो केमिस्ट्री में इसलिए पहुंचना पड़ा क्योंकि ये जो काइनेटिक थ्योरी है ना, ये केमिस्ट्री का ही थोड़ा सा पार्ट है जो हमें फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो और इसका संबंध काइनेटिक थ्योरी से भी है। कैसे है देखो, जब 1803 के अंदर जॉन डाल्टन ने हमें ये एटॉमिक थ्योरी दी तो हमें पता लग गया कि एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ ए एटम। हर एक चीज किसकी बनी हुई है? एटम की बनी हुई है और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 70 साल के बाद, देखो उसके बाद ये नहीं कहता कि केवल 70, बीच में बहुत सारी थ्योरीज आई, किसी ने कुछ कहा, क्योंकि ये चीजें तो चलती रहती हैं। आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट है हमारे, जो स्कॉलर्स हैं वो नई नई खोजें कर रहे हैं, जो आगे जाकर के हमारे आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे या आने वाले जो लेक्चर है वो आप लोग उन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो ये चीज तो चलती रहती है। अब बात क्या कर रहे थे हम लोग कि आफ्टर 70 ईयर, 70 साल के बाद, कब? 1873 के अंदर, 1873 के अंदर एक थ्योरी आई जिसको पब्लिश किया दो बहुत ही नामी गिरामी हमारे साइंटिस्ट हैं जिनको आप फिजिक्स में बहुत बार पढ़ोगे। एक मैक्सवेल और दूसरे कौन थे? बोल्ट्जमैन। इन दोनों साइंटिस्ट ने, वैसे देखो ये इस थ्योरी के ऊपर काम तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन जो पेपर पब्लिश हुआ था वो इन्हीं के नाम से हुआ था, इसलिए हम लोग इस थ्योरी को इन्हीं से रिलेट करते हैं कि भाई जॉन डाल्टन ने जो बात कही थी उसके बाद 70 साल के बाद दो साइंटिस्ट मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी जिसका नाम था काइनेटिक थ्योरी। जिस चैप्टर के नाम का आप इंतजार कर रहे थे ना, वो यहां है, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी, ये काइनेटिक थ्योरी क्या थी पूरा डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन देता हूं। काइनेटिक थ्योरी में बोल्ट्जमैन ने क्या कहा कि देखो जो बात जॉन डाल्टन कहता है वो सही है कि ऑल मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम। हर एक मटेरियल एटम का, जो छोटी सी छोटी इकाई है वो क्या है? एटम है। लेकिन ये एटम मिलकर के जब मटेरियल बनाते हैं ना, तो ये एटम एक जगह टिकते नहीं है। भाई आपने नहीं सोचा एटम एक जगह जाके बैठ गया ना, ये एटम अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्स के अनुसार, ये बात ध्यान से सुनना, ये जो एटम और जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने एक मटेरियल बनाया है, वो अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेस पर मोशन करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर। अब ये वर्ड मैंने क्यों यूज किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? क्योंकि बच्चों आप लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? सॉलिड वो मटेरियल होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स टाइटली बाउंड होते हैं, एक उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है ना बहुत ही स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से ये एक दूसरे से बंधे रहते हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, एक जो ज्यादा बंधे तो इनका मोशन भी कम होगा, है ना। अब दो बॉल को अगर आप एक दूसरे के साथ फेविक्विक से चिपका दोगे तो उनको वो मोशन कम होगा ना, जब उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तभी वो ज्यादा मूव कर पाएंगे। ऐसे ही लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ी सी कम होती है। कम होने के कारण उनके मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है थोड़ा सा इन कंपैरिजन ऑफ ए सॉलिड ज्यादा होता है, इसलिए वो थोड़े ज्यादा मूव करते हैं। और गैस के तो भाई मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, उनके बीच में तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ना के बराबर होती है। इसीलिए इस कमरे में अगर आप कोई भी गैस, ऑक्सीजन, हीलियम, कोई भी गैस अगर छोड़ देते हो ना, तो उसके मॉलिक्यूल इधर उधर भागते रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं। तो इसीलिए इस काइनेटिक थ्योरी का जो सबसे ज्यादा स्टडी हुई वो किसके ऊपर हुई? गैस के ऊपर। इसलिए कई जगह आप लोग ये भी पढ़ते होंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। यहां हमने नहीं लिखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, लेकिन आपको एक्चुअल में बताऊं ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में इसका नाम ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है। क्योंकि देखो लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा मूव नहीं करते क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ना के बराबर है। इसीलिए ज्यादातर जो काइनेटिक थ्योरी है वो किसके ऊपर है?
है वो गैस के ऊपर है, इसलिए इस चैप्टर का एक्चुअल में नाम तो यही होना चाहिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये बात आ गई होगी कि इस चैप्टर का नाम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्यों रखा गया है। काइनेटिक थ्योरी इसलिए रखा गया है क्योंकि मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने हमें बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, असम्पशंस दिए, जिनसे हमें ये पता लगेगा कि हमारे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो किस प्रकार से मूव करते हैं, कैसे कोलाइड करते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, मतलब ये सारी चीजें हमें काइनेटिक थ्योरी में पता लगेंगी। तो काइनेटिक थ्योरी जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं इट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस, जो कि 1873 के अंदर मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के द्वारा पब्लिश की गई थी। क्लियर? तो अब ये चीज क्लियर होगी कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, गैस के मोशन के बारे में पढ़ेंगे कि गैस मॉलिक्यूल किस प्रकार से मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, क्योंकि देखो काइनेटिक थ्योरी पढ़नी है तो इसके पीछे की बातें भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसे हमें अगर हमारा कोई चीज़ हमें अपने बारे में पता करना तो हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं, हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे, क्या थे, कैसे थे, यही चीज़। ऐसे हम अपने अगर इंडिया के बारे में पता करना तो उसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी को अगर आप लोगों ने समझना है तो थोड़ा सा इसके फ्लैशबैक पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। और पीछे भी कितना, लगभग 200 साल पीछे। 200 साल पीछे क्यों जाना पड़ेगा वो अभी आपको पता लग जाएगा। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जो 1661 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आया था गैस के ऊपर, और उसका नाम था बॉयल्स लॉ। अब आप कहोगे ये लॉ तो जी हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, मुझे पता है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी पढ़नी है तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर बार बार आप तो ईयर भी लिखते आ रहे हो, हम लोग हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। देखो ये ईयर जो है ना, ये मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि भाई आपके कोई क्वेश्चन पेपर में आने हैं, भाई कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने हैं। ये इसलिए है ताकि आप लोगों को पता लगे कि कब कौन सी घटना कब हुई थी, उसका इससे क्या रिलेशन है। तो देखो प्यारे बच्चों, जब ये 1873 के अंदर काइनेटिक थ्योरी आई, उससे पहले क्या हो चुका था, एटॉमिक थ्योरी आ चुकी थी, उससे पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी भी आ चुकी थी, और इन दोनों से पहले तो ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस लॉ, ये सारे लॉ जो है उससे पहले आए हुए हैं। ये जो मैं बार बार ईयर लिख रहा हूँ ना, ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि ये बॉयल्स लॉ, ये चार्ल्स लॉ जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये एटॉमिक थ्योरी से पहले के हैं, ये काइनेटिक थ्योरी से पहले के हैं। अब ये नियम हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक तो आप लोगों को इनका पता लग जाएगा कि ये नियम क्या है, और दूसरा ये कि देखो काइनेटिक थ्योरी सक्सेसफुल तभी हुई जब उसने इन सभी नियम को अप्रूव कर दिया, प्रूव कर दिया, या ये कह सकते हो जब आपकी काइनेटिक थ्योरी की बातें इन सभी नियमों में खरी उतरी। जो बात इन नियमों के अंदर कही गई है, अगर उन बातों को काइनेटिक थ्योरी में जो हम पढ़ेंगे वो बातें अगर मैच करगी तो इसका मतलब हमारी काइनेटिक थ्योरी सफल है। देखो सफल तो है ही, लेकिन आज हमें लग रही है सफल, लेकिन उस टाइम पर जब 1873 के अंदर मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने ये काइनेटिक थ्योरी दी, तो उससे कहा गया कि देखो ये काइनेटिक थ्योरी जो है वो ज्यादातर किस पे लागू हो रही है, गैस के ऊपर, और गैस के ऊपर लागू हो रही है। तो गैस के लिए तो बहुत सारे नियम पहले से बन चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ हैं, और आइडियल गैस लॉ। अगर ये थ्योरी इन नियमों को मानती है, इन नियमों को प्रूव करती है, तो इसका मतलब ये थ्योरी सही है, और नहीं तो ये गलत। तो पहले हमें ये नियम करने हैं, और उसके बाद हम लोग हमने जो मेन हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी, इस पे आते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, बॉयल्स लॉ जो 1661 के अंदर आया था, इसके बारे में नाम से पता लग रहा है किसने दिया इसको, बॉयल्स ने। बॉयल्स एक बहुत ही, हम ये कह सकते हैं, महान केमिस्ट्री के वो थे जिन्होंने ये बॉयल्स लॉ दिया था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है, एट एन आइडियल गैस,
या ये कह सकते हो फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का तो पता होगा, केमिस्ट्री में पढ़ रखे आप लोगों ने। आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होती है थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसके बारे में। देखो आइडियल कौन होता है? आइडियल होता है वो जिसको हम हिंदी में आदर्श कह सकते हैं। जो आदर्श व्यक्ति होता है ना उसको आइडियल कहते हैं। जैसे आप में से कोई स्टूडेंट है, उसको बोलेंगे आइडियल स्टूडेंट है। आइडियल स्टूडेंट का मतलब वो स्टूडेंट जो स्टूडेंट वाली जो सारे रूल एंड रेगुलेशन है सबको फॉलो करे, उसको हम आइडियल स्टूडेंट बोलेंगे। हम ये थोड़ी कहेंगे कि एक बच्चा है वो देखो छोटी सी उम्र से ही कमा रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी जगह घूम रहा है, अच्छा खा पी रहा है, वो आइडियल नहीं है। क्योंकि एक स्टूडेंट के जो गुण है वो क्या है कि वो एक अच्छा रिस्पेक्टिव है, अपने गुरुजनों का आदर करता है, अच्छा पढ़ता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, नॉलेज है उसको। तो ये गुण अगर जिस बच्चे में है ना उसको हम आइडियल स्टूडेंट बोलेंगे। तो ऐसे ही आइडियल गैस क्या होती है, केमिस्ट्री में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन या ये कह सकते हो आइडियल लॉ को ओबे करे, दैट इज कॉल्ड ए आइडियल गैस, है ना। अ गैस विच ओबे गैस लॉ इज कॉल्ड ए आइडियल गैस। जो गैस इन सभी गैस लॉज को ओबे करती है उसको हम आइडियल गैस कहते हैं। फिजिक्स में हमने इसको थोड़ा सा डेफिनेशन अलग दे दी, क्योंकि फिजिक्स वाले तो देखो देखने पे विश्वास करते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं फिजिक्स में कि जिस गैस के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना के बराबर है यानी जीरो है, और जो गैस मॉलिक्यूल्स नेक्ड आई नंगी आंखों से दिखाई ना दें, जिनको हम देख ना पाए, उनको हम क्या बोलते हैं आइडियल गैस। बात वही है जो केमिस्ट्री में कही, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग तरीके से कह सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल जो गैस है ना उसकी दो परिभाषाएं होगी। ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री, द गैस which obey the ideal gas equation is called ideal gas, या the gas in which the intermolecular force is approximately zero and the size is also zero is called a ideal gas। क्लियर? अब आइडियल गैस समझ में आ गई ना, हम आगे चलते हैं। चलो ठीक, क्योंकि हमारा टॉपिक आइडियल गैस का नहीं है, आइडियल हमारा मेन टॉपिक है भाई काइनेटिक थ्योरी तक हमें पहुंचना है। ठीक है, ठीक। तो बॉयल्स लॉ में बॉयल्स ने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है, देखो ये सारे नियम ज्यादातर आइडियल गैस पे ही लागू होते हैं, हमारी जो रियल गैस है उस पे कम लागू होते हैं ये। अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है, फॉर एन आइडियल गैस है, और उसका टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर देते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बॉयल्स लॉ कहता है कि उस गैस की वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगी। क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ रखा है कि एक गैस के जो मेन कंपोनेंट होते हैं ना वो क्या होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। वैसे तो 6 होते हैं ये, लेकिन मेन 3 है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। उसके अलावा तो नंबर ऑफ मोल्स है ना, उसका मास है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती है, लेकिन 3 चीज मेन याद रखो एक गैस के अंदर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उससे उसकी प्रॉपर्टीज का पता लगता है। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है और उस गैस का टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर दो, उस टाइम पर उस गैस की जो भी वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये मतलब होया भाई आप एक आइडियल गैस ले लो और उस आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो। टेम्परेचर कांस्टेंट करने का मतलब क्या हो गया भाई, आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर आपने इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो ये किस में आ जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आपने मान लो भाई आपने इसका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, इसको आइसोथर्मल प्रोसेस पे ले आए। क्लियर? फिर क्या होगा, जब इसको आप आइसोथर्मल प्रोसेस पे लेके आओगे, फिर आप अगर इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगी, वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब उल्टा होगा भाई। ये बात हमें किसने बताई, बॉयल्स। क्लियर? तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर एन आइडियल गैस, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर एन
ideal gas at constant pressure, at constant temperature, the volume is inversely proportional to pressure. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, बॉयल्स लॉ की, बॉयल्स डेफिनेशन के बॉयल्स लॉ क्या हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ये भी कह सकते हो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. दोनों ही बात सेम है, चाहे आप ये कह दो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P या ये कह दो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. ये बात बॉयल ने हमें बताई थी. ठीक है, अब कहोगे ये चीज तो जी हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, यहाँ हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं. देखो केमिस्ट्री में पढ़ रखी है, आपने केमिस्ट्री के वे से पढ़ी थी, यहाँ फिजिक्स में फिजिक्स के वे से पढ़ेंगे और धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचेंगे जो हमारे मेन गोल है काइनेटिक थ्योरी का. ठीक है, तो इसीलिए इस लेक्चर को मैंने यही नाम दिया है इंट्रोडक्शन, यानी इसमें हम केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, ये चीज पढ़ के फिर हम लोग काइनेटिक थ्योरी तक पहुंचेंगे. तो मैं क्या बता रहा था कि 1661 के अंदर बॉयल्स ने एक नियम दिया जिसको बोला बॉयल्स लॉ, जिसके अनुसार अगर आपके पास एक आइडियल गैस है तो उस आइडियल गैस का अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी. इसका आप लोगों ने ग्राफ भी किया होगा. अब मैं एक बार हम वो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उस ग्राफ को मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, देखो ये जो ग्राफ है ये क्या था, ये ग्राफ था हमारा वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, क्योंकि टेम्परेचर तो यहां कांस्टेंट हो जाता है. अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर तो हमने कांस्टेंट मान लिया. ठीक है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है. कांस्टेंट मतलब आप टेम्परेचर को किसी भी एक वैल्यू पे लेके खड़ा कर लो. जैसे आपके पास गैस है, गैस को मान लो आपने 27 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया और अब आप उसका प्रेशर चेंज करो या वॉल्यूम चेंज करो और नोट करो कि भाई प्रेशर चेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या आएगी और वॉल्यूम चेंज करोगे तो प्रेशर क्या आएगा. कोई भी एक चीज चेंज करो और दूसरी को आप कर लो. अब जैसे यहां पर हमने एक्स एक्सिस के लोग क्या लिया, वॉल्यूम लिए, तो हम वॉल्यूम चेंज करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना जब हम लोग एक्स वाई के बीच में कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ज्यादातर जो चीज चेंज होती है उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी चीज चेंज होती है उसको हम वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं. तो यहां पर हम लोगों ने वॉल्यूम को अलोंग द एक्स एक्सिस ले लिया और प्रेशर को P. तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो गैस है उसको एक टेम्परेचर T1 टेम्परेचर ले लेते हैं. T1 टेम्परेचर पे जो कि कांस्टेंट है ले आए और अब हम उसकी वॉल्यूम चेंज करते हैं. जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज करोगे प्रेशर चेंज होगा. और कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ये चेंज होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चेंज होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा. अब आप लोगों को पता होगा कि भाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका ग्राफ तो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इंक्लाइंड अलोंग द एक्स एक्सिस होती है, और अगर कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ होता है इस प्रकार से हाइपरबोलिक, स्ट्रेट हाइपरबोलिक, ऐसे ये ग्राफ है. तो इसका मतलब है अगर आपके पास कोई भी गैस है और उस गैस, ये हमारे पास आइडियल गैस है, अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है और इस आइडियल गैस का, मैं इसको थोड़ा सा वैसे बढ़ाता हूं, ग्राफ तो ये बनेगा लेकिन अब हम अपने उस पे आ जाते हैं मेन कि भाई हमने मान लो कोई इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं. मान लो आपके पास कोई आइडियल गैस है तो अगर बॉयल्स लॉ के अनुसार चलोगे तो आइडियल गैस का जो ग्राफ बनेगा एट टेम्परेचर T1 वो ये बढ़ेगा. ऐसा ही बढ़ना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर दो क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनका ग्राफ बढ़ाओगे तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, इस प्रकार से स्ट्रेट हाइपरबोलिक, मतलब कर्व बनेगा ऐसे, यानी ये प्रेशर से ऐसे नीचे नीचे आ रहा है. ठीक है, और ये ग्राफ है एट टेम्परेचर T1. तो अब आप कहोगे जी ये तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, फिर हम दोबारा क्यों पढ़े इसको. देखो यहाँ पर आप लोगों को एक नई चीज सीखने को मिलेगी. क्या, देखो ये जो मैंने आप लोगों के लिए ग्राफ बढ़ाया है ना एट टेम्परेचर T1, ये ग्राफ है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए है, क्योंकि शुरू में लिखा था मैंने कि भाई ये जो बॉयल्स लॉ है इसने शुरू में कह दिया था कि जो मैं नियम बता रहा हूं ना ये नियम कहां लगेगा,
जब आपकी गैस आइडियल होगी। और आइडियल गैस क्या होती है? जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बिल्कुल जीरो हो, जिसके साइज भी बिल्कुल जीरो हो, दिखाई ना दे। अब रियल में जब आप गैस लेते हो ना, वो आइडियल गैस नहीं होती, वो रियल गैस होती है। जैसे इस कमरे में हमारे पास मान लो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हमने ले लिया, तो वो ऑक्सीजन हमारी कौन सी गैस है? रियल गैस है। जब आप इस ऑक्सीजन को लेकर के और इसका टेम्परेचर T1 करके इसका प्रेशर चेंज करोगे या इसकी वॉल्यूम चेंज करोगे, तो जो प्रेशर चेंज होगा और उसका जब आप ग्राफ बढ़ाओगे, आपको पता है वो ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। ये यानी यहां पर आपने जो गैस ली थी, कौन सी? रियल गैस ली, उसका टेम्परेचर T1 किया, उसकी वॉल्यूम चेंज की, और वॉल्यूम चेंज करके जब आपने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बढ़ाया तो ग्राफ आया ये डॉटेड। अब यहां दो लाइनें बढ़ गई भाई, एक डार्क एक डॉटेड। आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई डार्क क्या है डॉटेड क्या है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। देखो ये जो डार्क लाइन है ना, ये डार्क लाइन है आइडियल गैस के लिए, और ये डॉटेड जो लाइन बढ़ के आई है, ये आई है आपकी रियल गैस के लिए, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट किया है जिसके ऊपर। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल गैस होती है ना, वो कौन सी गैस होती है हमारी? एक्सपेरिमेंटल गैस रियल गैस होती है, जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारी लैब में लेकर के उसका एक्सपेरिमेंट कर। जो किताबों में पढ़ते हैं ना, जो किताबी गैस है वो आइडियल गैस होती है ना, और जो रियल गैस होती है ना, वो जो हम एक्सपेरिमेंट में करते हैं। क्लियर? अब आप लोगों को कहोगे ये तो दोनों में अंतर हो गया थोड़ा सा, आया भी अंतर। यही तो है मेन चीज कि आइडियल गैस और रियल गैस का जब ग्राफ बढ़ाते हो तो उसके बीच में ये अंतर आता है। अब आप देखो, किताबें बहुत पढ़ते हैं आदर्श की, लेकिन क्या सारे रूल हम लोग फॉलो करते हैं? नहीं ना। जो चीज किताबों में पढ़ते हैं, जो हम लोग एक्चुअल में करते हैं, उसके बीच में थोड़ा सा गैप जरूर आता है। तो जो बच्चा किताबें पढ़ के आइडियल बनने की कोशिश करता है, वो किताबों में तो आइडियल होता है, लेकिन एक्चुअल में 1-8% वो आइडियल नहीं हो पाता। उसके अंदर छोटी मोटी कमी, क्योंकि इंसान है, कमी भाई कोई ना कोई गलती तो जरूर हो सकती है, तो वही गैस के अंदर है। तो मैं आपको क्या कह रहा था कि भाई बॉयल्स लॉ में ये कहा गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और उसका ग्राफ बढ़ेगा, ये डार्क लाइन। लेकिन जब आप एक्चुअल में लैब में ले जा करके और एक्सपेरिमेंट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान आप क्या देखोगे कि भाई जब आप ग्राफ बढ़ाओगे ना, इस रियल और आइडियल और रियल के बीच में, तो थोड़ा सा गैप आएगा। अब हमने क्या करा कि भाई जो गैस हमने ले रखी थी ना, उसका जो टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा था वो थोड़ा सा अलग कर दिया। मतलब पहले क्या लिया था हमने? T1। अब हम क्या करते हैं, इसको T2 टेम्परेचर पे यही एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और ये जो T2 टेम्परेचर है ये T1 से कम है, मतलब T1 इज ग्रेटर देन T2। अब की बार जो हम टेम्परेचर लेंगे ना, जिस टेम्परेचर पे इस गैस को ले जा करके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो गैस जो है उसका टेम्परेचर हम T2 कर लेंगे, जो कि T1 से कम है, मतलब गैस को थोड़ा ठंडा कर देंगे। तो देखो बॉयल्स लॉ के अनुसार जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ ये आएगा, ये बॉयल्स लॉ के अनुसार ये ग्राफ आएगा। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे और एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को आप इस ग्राफ में उतारोगे, तो ये ग्राफ ऐसे बढ़ेगा। ये है हमारा T2 टेम्परेचर पे। इसमें कुछ अंतर लगे आपको? देखो ये जो ग्राफ आया है ना, और पहले वाला ग्राफ आया था, उसमें कोई डिफरेंस लगे? बताओ, मुझे तो लगा भाई। क्या डिफरेंस है? दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को किताबें दे दी, लो भाई ये आदर्श बनने की किताब है, पढ़ लो। दोनों बच्चों ने पढ़ा,
एक बच्चे ने पढ़ा, दूसरे ने पढ़ा, फिर दोनों के हमने गुण देखे, तो एक बच्चे ने उस किताब के 100 जो गुण थे, जो बातें बताई थी, उसमें से 90 बातें फॉलो करी, 10 नहीं करी, और एक बच्चे ने 70 फॉलो की, 30 नहीं करी। तो इसका मतलब पहले वाला बच्चा तो दूसरे कंपैरिजन में अच्छा आदर्श है और दूसरा कम है, क्योंकि पहले वाले ने तो 10 ही बातें छोड़ दी भाई, और तो सारी 90 की 90 फॉलो कर ली, और दूसरे वाले ने 100 में से 70 बातें फॉलो करी, 30 नहीं करी। तो इसका मतलब वो उससे कम आदर्श हो गया, कम आइडियल उसको बोलेंगे। वही चीज मुझे यहां दिखाई दे रही है। देखो, जब इसको आपने टेम्परेचर T1 पे किया, तो जो रियल गैस और आइडियल गैस का जो ग्राफ बना है, उसके बीच में जो डिफरेंस आप देख रहे हो, वो डिफरेंस यहां पे बढ़ गया भाई बात होगी ना। इसने तो 10 रूल छोड़ दिए, इसने 30 छोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके पास कोई गैस है और उस गैस का टेम्परेचर आप डिक्रीज कर देते हो, तो जो आइडियल और रियल का जो ग्राफ है उसमें गैप बढ़ जाता है। अब हम थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, टेम्परेचर बढ़ा के देख लेते हैं। ये तो घटा के देखे ना, घटाया तो हमने क्या पाया कि भाई जो आइडियल गैस है और रियल गैस है ना, उसके बीच में अंतर ज्यादा हो गया भाई। अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। टेम्परेचर मान लो हम इसको T0 पे ले आते हैं, T0 जो कि हमारा इन सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। T0 जो है ना वो T1 से भी बड़ा, T2 से भी है। अब की बार आप ग्राफ देखोगे तो ग्राफ तो आएगा ऐसे रियल का, और वो जो ग्राफ आएगा रियल वाला वो ये आएगा, ये। यहां क्या लग रहा है भाई आपको, यहां क्या है, जो हमारा T1 टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट था, उसमें हमने देखा कि जो रियल है और आइडियल है उसके बीच में गैप जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से गैप कम हो गया। मतलब हमारी जो रियल गैस है ना वो आइडियल गैस जैसी बन गई। तो ये जो इतनी सारी चीजें मैं आपको बता रहा था ना, उसका जो मैंने जो ग्राफ बनाया, इसका मेन एम यही है आप लोगों को समझाने का कि अगर, क्योंकि देखो जो आइडियल की बातें होती है ना वो केवल किताबों में होती है। एक्चुअल धरातल पर जब आप देखोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, तो वो रियल होगा, और रियल जो होता है वो पूरे का पूरा आइडियल नहीं होता, लेकिन उसके नजदीक तो हो सकता है। अब हम लोग डेली इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारा या हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई हर बच्चा फिजिक्स में 100% हो जाए, हर बच्चा आदर्श हो जाए। लेकिन बच्चे आदर्श होते हैं, 100% नहीं हो पाते। आज तक हम भी फिजिक्स में 100% नहीं है, हम भी आपकी तरह स्टूडेंट है, हर रोज नया नया सीख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि हमें आपसे थोड़ा सा ज्यादा आता है, आपको हमसे थोड़ा सा कम आता है। क्या पता मुझसे भी कोई, हमारे से भी आगे हायर लेवल पे और भी अच्छे अच्छे हमारे पास फिजिक्स के ज्ञाता है। तो वही चीज यहां पे है बच्चों कि भाई आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर होता है, लेकिन वो अंतर कब डिक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारी जो आइडियल गैस है, सॉरी रियल गैस है, वो क्या बन जाएगी, आइडियल गैस। क्लियर, समझ में आ गया हो? तो अब हम आगे चलते हैं इसी में। तो प्यारे बच्चों, हमें एक चीज का पता लग गया इस रूल से। एक तो ये पता लग गया कि भाई जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करोगे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगी। और दूसरा ये पता लग गया कि भाई देखो रियल और आइडियल में फर्क होता है, लेकिन ये फर्क घटता जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। यहाँ टेम्परेचर का सारा रोड़ा है, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे हमारे आइडियल और रियल के बीच में अंतर घटता जाएगा। एक रियल गैस है वो वैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने से और आइडियल की तरह बिहेव करेगी भाई। क्लियर? तो जैसे वही बात होगी, हम लोग जितना मेहनत करेंगे ना, हमारे स्टूडेंट उतने ही आइडियल बनते जाएंगे। उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बस इसी से याद रख लो कि अगर आपके पास टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने किसी गैस का, तो उसका बिहेवियर आइडियल के नजदीक होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम यही आते दोबारा से आइडियल, हमारी जो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अगर आप इसको यहां ले आओगे
तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज ए कांस्टेंट। तो ये क्योंकि देखो इसको यहां गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इक्वल करोगे या यहां आप यही देख लो चाहे, अगर आप के पास v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है तो इक्वल करते थे कांस्टेंट c बाय p, और जब इसको आप यहां लेके आओगे तो pv इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, कि pv इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर आपके पास दो गैसेस हैं, एक गैस का प्रेशर P1 है, दूसरी की वॉल्यूम V1 है, यानी इसी एक गैस हमारे पास, इस गैस का प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 और दूसरी गैस इसका प्रेशर P2 वॉल्यूम V2। तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ के अनुसार तो P1 V1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और P2 V2 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भाई ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसका मतलब तो P1 V1 इक्वल टू क्या हो गया, P2 V2। ठीक है, ये बात समझना कि भाई अगर आपके पास दो गैसेज है, भाई PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयल्स लॉ जो है उसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द, या वैसे नॉर्मल व्हाट इज द इक्वेशन फॉर बॉयल्स लॉ, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट। और जब न्यूमेरिकल कोई करोगे तो न्यूमेरिकल के टाइम ये इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, क्योंकि कई बार क्या होता है दो गैसेस को कंपेयर करना पड़ जाता है, उनका प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाती है, तो उस टाइम पर जब आपके पास बॉयल्स लॉ लगाओगे तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो ये तो था हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, समझ में? अब आप कहोगे सर इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है तो मेन चैप्टर कितना होगा, तो देखो इंट्रोडक्शन ही मेन होता है। अगर इंट्रोडक्शन आपको किसी का सही समझ में आ गया तो आगे की चीजें तो आसान हो जाएंगी। अब अगर मान लो कोई भी आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू के दौरान मेन होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रो दिया आपने, इंट्रो से ही आपकी सारी बातें पता लग गई, उसके बाद जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो उसी इंट्रोडक्शन की बातों को याद कर करके आपसे क्वेश्चनिंग करता है। आईएएस वगैरह में ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं, तो इसलिए अपने इंट्रोडक्शन की प्रिपरेशन अच्छी करो। जो चीज़ें आपको आती हैं केवल वही बताओ, बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो फिर उसमें और बातें निकल के आएंगी। तो इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ काइनेटिक थ्योरी करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये नियम आपको करने जरूरी हैं। बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, एवोगैड्रो लॉ क्या है, और हमारा गैस लॉ क्या है। तो एक लॉ आपको समझ में आ गया। अब हम अगले नियम पे चलते हैं। अगला जो हमारा लॉ है कौन सा है, वो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ देखो लगभग ये मानो 100 साल के बाद 1783 1783 में पहले वाला बॉयल्स लॉ कब आया था, 1661 में। उसके बाद चार्ल्स लॉ आया 1783 में। लगभग मानो 120 साल हो गए होंगे। 120 साल के बाद चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट ने एक नियम और दिया। अब आप कहोगे जी 100 साल तक के किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा कि इतना बस ये बॉयल्स लॉ चला, नहीं, ऐसा नहीं है। बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आए, बहुत सारे थ्योरीज आई, लेकिन वो थ्योरी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं की गई। उनके अंदर कोई ना कोई कमी निकलती रही, लेकिन लास्ट में एक्सेप्ट किसको किया, चार्ल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, देखो चार्ल्स लॉ भी ये कहता है कि अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, भाई आपके पास कोई आइडियल गैस है, ठीक है। आइडियल गैस के अंदर अब की बार आपको प्रेशर कांस्टेंट करना है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था 3 चीजें मेन होती है एक गैस के अंदर, उसका प्रेशर, उसकी वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर। अब की बार हमने क्या करना है, या चार्ल्स लॉ ने क्या किया, एक गैस ली और उसका प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, मतलब उसको एक कांस्टेंट प्रेशर के अंदर। अब आप कई बार सोचते हो कि
ये तो हवाई बातें होगी, प्रेशर कांस्टेंट कैसे करना, ये देखो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कैसे कांस्टेंट किया है, कैसे प्रेशर कैसे कांस्टेंट करोगे भाई। उसको आप एक डिवाइस के अंदर एक ये कह सकते हो कंटेनर के अंदर भरो और उस कंटेनर का प्रेशर कांस्टेंट कर दो, ना तो उसको बढ़ने दो ना घटने दो, ऐसा तो हम कर सकते हैं ना। फिर उसके बाद उसने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई भी गैस है उसका आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो उसकी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे आप उस गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ेगी, या जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। एक ही बात है, देखो डायरेक्टली और इनवर्सली में संबंध होता है केवल सीधे का और उल्टे का। बाकी चाहे एक चीज बढ़ाओगे, जैसे इनवर्सली में एक चाहे नीचे वाले बढ़ा लो चाहे ऊपर वाले बढ़ा लो उल्टा होगा, और डायरेक्टली में भी चाहे कोई बार हम सोचते हैं भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। दोनों में से अगर डायरेक्टली का मतलब होता है दोनों का एक साथ बढ़ना एक साथ घटना, इनवर्सली का मतलब होता उल्टा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अब वो कोई से में भी कोई भी चेंज कर लो चाहे। अब यहां पर जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी और चाहे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो भी टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर? तो ये जो नियम है इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ फॉर एन आइडियल गैस व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसको बोलते हैं हम चार्ल्स लॉ। क्लियर? अब देखो वही बात जो हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ी थी कि भाई हमारे पास है जो ये एक्सपेरिमेंट के लिए गैस आती है हम लोग जो यूज करते हैं वो तो आइडियल नहीं होती, वो तो क्या होती है रियल गैस होती है। अब रियल गैस है तो आइडियल गैस वाले नियम वहां लागू कैसे होंगे? तो वही पहले वाली बात है कि भाई कोई बच्चा 100% आइडियल नहीं होता, थोड़ा बहुत गैप जरूर आता है, वही बात यहां होगी। वो हम ग्राफ से देख लेते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से एक ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ किसके बीच में बढ़ेगा? टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, क्योंकि यहां पर वेरी कौन हो रहा है? वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट हम लोग क्या करते हैं, इसको एक गैस लेते हैं और हमारे लैब के अंदर एक गैस लेते हैं, उस गैस को एक प्रेशर पर क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम को नोट करते हैं। हमारे चार्ल्स लॉ के अनुसार जब आप उस गैस के प्रेशर को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा भाई? वॉल्यूम बढ़ेगी। टेम्परेचर घटाओगे वॉल्यूम घटेगी। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आएगा एक स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन यहां से शुरू भी हो सकती है ना भी हो, कोई जरूरी नहीं होता। मान लो ये हमारी स्ट्रेट हुई है P प्रेशर, P1 प्रेशर है, P1 प्रेशर है। ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, आइडियल गैस के लिए ये है, आइडियल गैस के लिए ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जो गैस हमने ली थी लैब के अंदर उसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया तो हमारा ग्राफ आया ये। अब तो आप समझ गए होगे, डार्क लाइन थ्योरेटिकल है और डॉटेड लाइन एक्सपेरिमेंटल है, या ये कह सकते हो डार्क लाइन आइडियल गैस के लिए है और डॉटेड लाइन किसके लिए है? डॉटेड लाइन है हमारी रियल गैस के लिए। तो इसका मतलब रियल में रियल गैस का अगर आप चार्ज लगाओगे तो जो आइडियल गैस है उससे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा जो पहले आया था। ठीक है, ऐसे ही अगर आप प्रेशर दोबारा और लेते हो, प्रेशर चेंज करते हो, मान लो ये है, ये ग्राफ थोड़ा और बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ जाएगा। लेकिन अब यहां ये बढ़ा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये P2 के लिए, इसका मतलब P1 P2 से ज्यादा है। ये ग्राफ बढ़ा है कब? जब P2 कम लिया, मतलब प्रेशर कम किया। तो
अब वो सेम बात होगी ना बॉयल्स लॉ वाली, जब टेम्परेचर घटाया तो आइडियल और जो रियल गैस है उसके बीच में जो ग्राफ बढ़ा वो ज्यादा वाइड था, और टेम्परेचर बढ़ाया तो कम हो गया। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बढ़नी शुरू होगी, टेम्परेचर घटाने से रियल गैस आइडियल गैस से दूर होने लगी। जैसे आप बच्चों के साथ होता है, जैसे जितना हम आप लोगों के टच में रहते हैं, आप लोगों को नई नई बातें बताते हैं, आप लोग धीरे धीरे आइडियल की ओर बढ़ते जाते हो, और जब आप लोगों को फ्री छोड़ दिया आप धीरे धीरे अपनी उसी यथास्थिति में आ जाते हो। तो इसीलिए हम लोग आपके ऊपर बार बार टेम्परेचर लगाते हैं। ऐसे ही प्रेशर है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ये ग्राफ का अंतर घटेगा। देखो P1 P2 से ज्यादा है, इसलिए P1 का जो अंतर कम है P2 का ज्यादा है। ठीक है, अगर आपने P1 से भी और ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये अंतर और कम हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि भाई अगर आपने किसी भी रियल गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया तो वो रियल आपकी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और जो ये चार्ल्स लॉ है वो वहां पर ओबे होगा। क्लियर? ये बात नहीं हो जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई गैस ले ली और उस गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, चेक करा, ना तो ये बॉयल्स लॉ को ओबे कर रहा है ना ये चार्ल्स लॉ को। कहां से करेगा भाई? क्योंकि चार्ल्स और बॉयल ने क्या कहा था कि भाई देखो मेरे ये दोनों नियम किस पे लागू होंगे? आइडियल गैस पे। अब आइडियल गैस कैसे बनाए? इन दोनों ग्राफ से हमें पता लग गया क्या, अगर आपके पास रियल गैस है उसको आपने आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है तो टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये है। अब यहां से हमें एक चीज का पता लग गया भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि हमने यहां पे इसकी इक्वेशन निकालनी है चार्ल्स लॉ के लिए। तो P कांस्टेंट है, V इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V बाय T इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो है ये हमारे लिए चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है। ठीक है, अब हमने दो नियम पढ़ लिए भाई। कौन कौन से पढ़े हैं? बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि हमें एक इक्वेशन मिल जाए और कोई भी न्यूमेरिकल आए तो उस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सके। अब वो कैसे इकट्ठा करें? देखो ये तो हमारा चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं? मैं इसको एक बार रफ ही कर लेता हूं, आप लोगों को सही समझ में आ जाएगा। यहां मैं लिखता हूं बॉयल्स लॉ, और यहां लिखते हैं हम लोग चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? V is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। और ये क्या कहता है? V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं भाई। इकट्ठा करोगे तो V is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बाय P। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको यहां ले आते हैं। तो PV is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब अगर इसको इसके नीचे ले आए तो PV बाय T इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो है ये हमारे लिए एक नई इक्वेशन आ गई जो किस किस के लिए है? ये बॉयल्स और चार्ल्स लॉ की होती है। यानी कि अगर आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है तो PV बाय T क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब दो गैसेस हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? P1 V1 बाय T1 इक्वल टू P2 V2 बाय T2। ये जो इक्वेशन है ये इन दोनों को मिला करके नई इक्वेशन बनी है जो कि आगे हमारे लिए न्यूमेरिकल में काम आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हमने इस लेक्चर से यही सीखा कि भाई काइनेटिक थ्योरी है क्या। पूरा तो अभी तक हमने सीखा नहीं है, केवल इसका न्यूमानो के अभी तक इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग कि भाई शुरुआत हुई थी जब एटॉमिक थ्योरी आई, मॉलिक्यूलर थ्योरी आई,
उसके बाद उसके पीछे जो हमारी बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ आए, उनसे हमें पता लगे काइनेटिक थ्योरी क्या है। क्लियर? तो अभी सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ें मेन सीख ली, बॉयज लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, और बॉयज लॉ और चार्ल्स लॉ अगर आइडियल गैस पे ओबे होते हैं तो रियल गैस को आइडियल गैस में कैसे कन्वर्ट करें। तो कैसे करें? उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाकर, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो दोनों गैसेस लगभग रियल गैस या आइडियल रियल गैस जो है लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और वो हमारे इन चार्ल्स लॉ और हमारा जो बॉयल्स लॉ उसको ओबे करेंगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्द ही हम इसका जो अगला पार्ट है उसके साथ आप लोगों के बीच आएंगे, और जितने भी बच्चे हैं वो इसको एक बार सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में ये लेक्चर पहुँचे और इसका फ़ायदा मिले।